हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हर मंडे को हम अविनाश काकड़े जी से बात करते हैं और अविनाश काकड़े जी देश की सियासत पर बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि जो अहम मुद्दे चल रहे हैं देश की सियासत में उनको उनके साथ जरूर चर्चा की जाए। और आज जो अहम इश्यूज हैं वो बहुत ही अहम इसलिए हैं कि मोदी जी नंबर के गेम से कमजोर हैं, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि उन्हें अब भी ऐसा लग रहा है कि शायद उनके 300 से ज्यादा एमपीज हैं। उनके वो जो कहते हैं ना कि अभी बिल्कुल उन्हें महसूस नहीं हो पा रहा है कि आखिर हो क्या गया। इसमें अभी जो ताजा खबर है वो ये कि लालू यादव जी ने 2 दिन पहले कहा कि ये सरकार अगस्त तक है बस। उसके फौरन बाद एक तकरीबन 30 साल पुराने एक केस में उनका एफआईआर दर्ज कर दी। एक ऐसा शख्स जो जिंदगी के आखिरी मरहले में, बुढ़ापे में, उस एज में है जो मैं समझता हूं सभी को अपने बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जो उस राज्य का बहुत पॉपुलर लीडर है, उसके खिलाफ एक एफआईआर ऐसे वक्त में कि सब एक बात कह दी तो उसके फौरन बाद एफआईआर। ये इस किस्म की हरकतें अभी भी जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर के अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि हमसे गलती हुई और बारात वाले घोड़े को रेस वाले घोड़े का काम के लिए दे दिया और जो रेस वाला था उसे बारात वाले घोड़े के तौर पर इस्तेमाल किया। ये हमने गलती की। अब यहां पर अयोध्या में हमने हराया है बीजेपी को, अब गुजरात में भी हराएंगे। तो इस किस्म का उनका एग्रेसिव पोस्टर है। आगे क्या कुछ होगा, सरकार कैसे चलेगी, क्या वाकईन अगस्त में गिर जाएगी, और जिस तरह से वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, जो कुछ सामने आ रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उससे मोदी जी हर दिन कमजोर नजर आ रहे हैं। 2 बैसाखियां जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनमें भी क्या कुछ फर्क है। दोनों, एक आदमी जरा डट करके अपने काम ले रहा है, एक आदमी जरा दबा हुआ है। वो क्या वजह है, उस पर भी हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, मैं सीधे जाना चाहता हूं मोदी जी की बैसाखियों पर। वो बैसाखियां, क्या इन पर भरोसा करके ये सरकार चलेगी? शुरुआती दौर में तो ये पता चला कि मोदी जी ने अपने मर्जी के मिनिस्टर, अपनी मिनिस्ट्रियां अपनी मर्जी से ले ली, बीजेपी को के हाथ में रखी और अपना स्पीकर भी ले लिया। लेकिन क्या वाकई मोदी जी हावी हैं अपने इन चहीते सपोर्टर्स के, या क्या क्या सूरत हाल है, क्या 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 चल रहा है अंदर? नमस्कार। आपने देखा होगा कि 400 पार का नारा हमारे यहाँ नहीं, लंदन में पूरा हो गया। हम्म, पूरी दुनिया दक्षिण पंथ की ओर जा रही है और लंदन वाम पंथ की ओर दौड़ रहा है। हम्म, ऋषि सुनक दक्षिण पंथी है और जो केयर स्टारमर है वो वामपंथी है। वहां के लोगों ने 400 माने, मतलब आप ये समझ लो कि लंदन अहेड कैसे रहता है, आगे कैसे रहता है, क्योंकि दक्षिण पंथ का अभी खात्मा होने जा रहा है। और वो दक्षिण पंथ वाला जो है वो अभी 10-20 साल नहीं आएगा। 14 साल राज था दक्षिण पंथियों का लंदन पर, ब्रिटेन पर राज था। 14 साल का राज खत्म कर 410 केयर स्टारमर ने लेके वहां खड़ा किया। रही बात आप जो बोल रहे हैं, तो ये संघी जो है कुपड़ है। आपने सवाल पूछा था हमको कि नीतीश कुमार क्यों डर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू। हम्म, हमें लगा था कि दोनों नानी याद दिला देंगे, बीजेपी को और मोदी को नानी याद दिला देंगे। नानी का मतलब, ना मतलब नायडू और नी मतलब नीतीश कुमार। हाँ, तो ये नानी याद दिलाने की हम सब सोच रहे थे। अब ये नानी याद क्यों नहीं दे रहे दोनों के दोनों? तो नायडू ने जीडीपी के 1/4 में सौदा कर लिया। वो 1 लाख करोड़ लेके जाएगा। 25,000 करोड़ अभी लेके गया, 75,000 करोड़ रुपए ये 2 साल में वो ले जाएंगे।
तो देश का जीडीपी का 25% एक राज्य ले गया, इसलिए नायडू साथ में है। दूसरा, नीतीश कुमार डर रहे। क्यों डर रहे हैं? तो उनका जीविका घोटाला है, दवा घोटाला है, सृजन घोटाला है। मुजफ्फरनगर में बालिका संरक्षण गृह के जो 21 आरोपी, जिसमें 10 महिला थे, जेडीयू के कई पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व है। 15 दिन में 12 पुल गिर गए। 18 जून को पहला पुल गिरा अररिया में, 22 जून को सिवान में, 23 जून को चंपारण में, 25 जून को किशनगंज में, 27 जून को मधुबनी में, 30 जून को किशनगंज में, 30 जुलाई को सिवान में, 3 जुलाई को छपरा में, 3 जुलाई को महाराजगंज में, फिर से 3 जुलाई को छपरा सारण में, 4 जुलाई को बनियापुर सारण में। नीतीश के भ्रष्टाचार के आधार पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। कारण मोदी कहते हैं भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक उनके पार्टी में नहीं आता है या लाभ नहीं होता है, जब तक वो भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करते। और जैसा ही उनके पार्टी में शामिल हो जाता है, कमल छाप साबुन से साफ हो जाता है, ये आपको पता है। ये 15 पुल, ये सारी देखिए 15 पुल गिरने तो बहुत बड़ी बात है। यानी कोई भी जब बड़ा पुल बनता है वो उसमें हजारों करोड़ पैसा खर्च होता है और उसमें कंपनियां होती हैं, इंजीनियर्स होते हैं, क्या क्या होता है। वो बिल्कुल रेत का ढेर उन्होंने खड़ा कर दिया था। इतना ज्यादा कमीशन खा लिया नीतीश जी ने। क्या है, नीतीश जी की छवि तो बड़ी साफ सुथरी है। मुझे याद आ गया जैसे वाजपेयी जी की बड़ी अच्छी छवि थी और यह छवि बनाई गई थी, ऐसे ही शायद नीतीश जी की भी छवि मुसलमानों में भी अच्छी, वैसे भी अच्छे सियासतदान हर जगह फिट हो जाते हैं। उन्होंने इतना बड़ा घोटाला, गड़बड़ घोटाला कर लिया। ये तो बहुत ही अजीब सी हालत है। आप क्या बता रहे हैं? सर, उनका गुरु कौन है जिसने रामपथ बनाया 844 करोड़ का? जिसने दिल्ली का टर्मिनल 1 जो है वो उसकी कैनोपी बनाया था, ठीक है? उन्होंने मार्च में उद्घाटन किया। 10 साल पहले जो बन गया था उसका क्या सुरक्षा को ऑडिट नहीं होता है? किसी बिल्डिंग का सुरक्षा ऑडिट नहीं होता। बता रहे हैं कांग्रेस के जमाने में बना था, तो फिर जबलपुर का कब बना था? फिर राजकोट का कब बना था? मोदी जी ने जितने उद्घाटन किए, जितना कुछ बनाया, दिल्ली का रिंग रोड हो, रामपथ हो, राजपथ हो, जो भी है वो सर्वनाश हो गया, क्योंकि इनका ड्रोन ही नहीं चला। ये जो बता रहे थे ना कि मैं ड्रोन से सुपरविजन कर लेता हूं, तो इनका ड्रोन ही नहीं चला, क्योंकि इनका ड्रोन भ्रष्टाचारियों के ऊपर नहीं चलता, विरोधी पार्टियों के ऊपर चलता है। विरोधी पार्टी का कौन क्या कर रहा है? वो बाथरूम में नंगा नहा रहा है, रेनकोट पहन के नहा रहा है, या कैसे नहा रहा है, इसके ऊपर इनका ड्रोन काम करता है। मगर रामपथ में 13 किलोमीटर में 12 गड्ढे हो गए, जिसकी कुल लागत 844 करोड़ रुपए थी। जो राम मंदिर बना है, हजारों करोड़ का राम मंदिर बना है, वहां का रेलवे स्टेशन हजारों करोड़ का था, इस पे ड्रोन नहीं चला। इस पे कोई मतलब नहीं, ड्रोन नहीं चलता इनका। अलीगढ़ में हादसा, वो हाथरस में हादसा हो गया, ड्रोन नहीं चला, क्योंकि इनको हादसे जो होते हैं वो उसके ऊपर कोई ड्रोन नहीं चलता है। इनका ड्रोन चलता है राजनीति में, एमएलए कैसे तोड़ ले, अपना राज्य कैसे स्थापित कर ले, नीतीश को कैसे डराया जाए, मोदी को, वो नायडू को कैसे संतुष्ट किया जाए, इसी के ऊपर इनका ड्रोन चलते रहता है और ये उस तरीके से ड्रोन चलाते रहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जरा रुक करके आपसे मालूम करना चाहूं। देखिए मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 अपने आप को कहती रही है। हमने तो देश में सब कुछ बना दिया साहब, इतने हाईवे बना दिए, इतने पुल बना दिए, इतने एयरपोर्ट बना दिए, कितने स्मार्ट सिटी बना दिए, क्या क्या कुछ दावे और क्या क्या कुछ ऐलान। ये जो विकास हुआ, तो क्या ये विकास सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से किया गया? देखिए मैं एक बात कहता हूं, किसी भी मुल्क में जब कोई चीज नई बनती है, ये बात ठीक है कि उससे तरक्की होती है, लेकिन ये भी बात ठीक है हमारे जैसे देश में कि उतना ही ज्यादा कमीशन खोर अपना काम करते हैं, कमीशन खाते हैं। अब ये 15 दिन में इतने 12 पुल जो आपने बताए ये गिर गए, इसका मतलब ये कि विकास के नाम पर चोरी डकैती हुई है। क्या आप ये बात कहना चाहते हैं?
नहीं, विकास के नाम पे पूरे देश में चोरी डकैती हुई। आपने देखा होगा उज्जैन में क्या हो गया था। वहां का कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर बनाया था, किस तरीके से एक धुंध में उखड़ गया। एक भी ट्रेन नहीं है जो नई ट्रेन है जिसमें पानी नहीं टपकता है। बात को गंभीरता से लेने की है सर। हम्म। पहले वो ट्रेन का खाना कहाँ बनता है वहां भी कैमरा घुस जाता था, और वहां कैसी गंदगी है, कैसी सफाई नहीं है, इसके ऊपर बात होती थी। आज वंदे भारत हर ट्रेन टपक रही है। मैं परसों मुंबई से नागपुर आया, एसी 2 के सारे डब्बे टपक रहे थे। टीटी को बोला तो टीटी बोल रहा था सारे डब्बों की ऐसी हालत है, बुरी हालत है। वाटर प्रूफिंग का कोई काम नहीं किया गया डिब्बों में, नए डिब्बे जितने बने वैसा ऐसे ही बना है। तो इन्होंने कमीशन खोरी ही नहीं, देश के साथ में गद्दारी भी की है। ये हम्म। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा समाप्त करने का काम किया है, क्योंकि इनको पता है अंग्रेजों के राज में अच्छा था। अमेरिका ही हम पर शासन कर सकता है, लंदन ही हमारे शासन कर सकता है, हमारी औकात नहीं है शासन करने की। ये जो चर्चिल बोला था उसको सत्य करने के लिए मोदी ये सब कर रहे हैं। यानी मोदी मोदी चाहते जी हैं। यानी मोदी जी ने और आपके शहर के गडकरी साहब हैं, आप तो उन्हें गड्ढा करी कहते हैं, इस इन जैसे लोगों ने देश में विकास के नाम पर गद्दारी की, आप ये कह रहे हैं? सर 20 गुना हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया। नेशनल रोड अथॉरिटी जो है उसके ऊपर 20 गुना कर्जा बढ़ गया। हमारे यहाँ अगर यहाँ से दिल्ली चले जाओ तो 2000 रुपए टोल टैक्स लगता है। रास्ते में जमीन हमारी थी, सीमेंट हमारा था, उसमें लगने वाली लेबर हमारी थी, सब कुछ हमारा था। इतना टोल कौन खरीद ले रहा है? क्यों किया इस तरीके से? जब हमारी हैसियत नहीं थी। अगर मेरी बीवी मुझे बोले कि मेरी कमाई 1 लाख रुपए और 1.5 लाख का मेकअप करती हूँ तो मैं नहीं करने दूंगा। मैं अरे बोलूंगा कि साहब, भैया मेरी अरे हैसियत साहब, नहीं है। टोल की कहानी मैं बताऊं। मैं कल ही दिल्ली के आसपास था और इसमें एक आदमी, एक गाड़ी गलती से गलत रास्ते पर आ गई। अब उसे मुड़ करके वापस जाना है तो उसमें कम से कम वो 500 रुपए का टोल दे तो 4 किलोमीटर आगे से वापस आकर के यू टर्न ले। ये हालत हो गई लोगों की। इस हालत में त्राही त्राही में लोग चल रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात आगे सर, बढ़ाते हैं। ये बताइए हैसियत कि नहीं अभी, है। हाँ, अभी उन्होंने मोदी और लाया ना राहुल सरकार, गांधी, हाँ वो लोगों जी, की आप कुछ हैसियत ही उतनी है। उन्होंने लाया है मोदी सरकार। ये जो है ना, ये टोल पे चलने वाले और ये गाड़ियों में कि 1500 रुपए हो जाए पेट्रोल का दाम तब भी हम बीजेपी को देंगे। अब रोते हैं, हाँ। अब रोते हैं। देखो, राहुल गांधी बोल रहे थे कि मैं अभय दूंगा, अभय आना चाहिए। मुद्रा पर बोल रहे, अभय मुद्रा दिखा रहे थे, हिंदू हिंसक नहीं होता है। मोदी बीजेपी आरएसएस हिंसक है। नीट पर बोल रहे थे, बेरोजगारी पर बोल रहे थे, असमान धन पर वितरण पर बोल रहे थे। अग्निवीर पंजाब के जो जो हुए वीर लैंडमाइन में जो उसकी मृत्यु हुई, उसके ऊपर राजनाथ सिंह कैसे तुल पड़े थे आपको पता है? हम्म। और ये बातें अभी सच हो रही है। राजनाथ सिंह ने झूठ बोला क्योंकि उनके पिता, जो शहीद के पिता है, उन्होंने बोला मुझे राज्य सरकार ने पैसा दिया, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। तो ये जो हरकतें चल रही है, ये हरकतें इनको समझाने के लिए काफी है। आप बताइए कि इन सारे प्रश्नों के जवाब देने के बजाय मौसी का किस्सा बता रहे थे, आपातकाल बता रहे थे मोदी जी। अरे मौसी का किस्सा क्या बताते हो? मैंने मोदी ने पूछा अमित शाह जी के सांबा कितने आदमी थे, तो बोला एक अकेला राहुल गांधी था, और फिर भी हम्म। वापस आ गए। तो ये सारे के सारे अभी एक राहुल गांधी से, क्योंकि वो राहुल गांधी से नहीं डर रहे, मुद्दों से डर रहे। हम्म। जो इश्यू इन्होंने बर्बाद कर दिया देश का, उससे डर रहे। और ये बाल बुद्धि कहना और बाकी के सारी चीजें कहना, आप मुझे बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया हाथरस में, जिस वक्त प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और भाषण के लास्ट में मोदी मजा आ रहा है कहते हैं। 1 घंटा पहले उनके पता हो गया था कि 100 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं मर गई है हाथरस में। उसके ऊपर शोक व्यक्त नहीं किया, अपना भाषण चालू रखा। जैसे पुलवामा हुआ था और फोटोशूट चालू रखा था, वैसे ये महिलाएं और बच्चे मर गई और ये अपना भाषण दे रहे थे और इनको मजा आ रहा था। ये कैसे प्रधानमंत्री है? मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोलते, वो नारायण, उनके ऊपर केस नहीं होती। महाराष्ट्र के धर्माधिकारी पर केस नहीं हुई। वहां के वो हरि नारायण, क्या नाम था, नारायण स्वामी या नारायण बाबा, उसके ऊपर केस नहीं हुई। सेवादारों पे केस होती है। ये जो हरकतें हैं, ये हरकतें इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी।
अब बताइए यूपी में भी जुडिशियरी का पेपर लीक हो गया, इस पे नहीं बोलते मोदी। अब जज भी कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे तो दिखाई दे रहे हैं जज। जज ने बोल दिया कि केजरीवाल जी छूटने चाहिए, हाईकोर्ट का जज बोल रहा है कि नहीं नहीं छूटने चाहिए, सीबीआई ने और दूसरा मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये जो चल रहा है, वो बाल बुद्धि कौन है और बैल बुद्धि कौन है, इसका समझ में आ गया लोगों को कि आदमखोर लोग है ये। और आपको एक बात बता देता हूँ कि मोदी जी ने अपने भाषण में 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, 27 बार नेहरू का नाम लिया, 32 बार मूर्ख जो असंसदीय शब्द है उसका उच्चारण किया, 35 से 40 बार झूठ जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है उसका उपयोग किया, और बाल बुद्धि तो बैल बुद्धि तो ये तो कई बार किया। और ओम बिरला बोल रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष को आपको शोभा नहीं देता, संसदीय परंपरा में ये ठीक नहीं है, इस तरीके से नहीं चलेगा। मोदी के लिए क्यों नहीं बोला? इतने बार असंसदीय शब्द बोले मोदी, 32 बार मूर्ख बोला, 35 से 40 बार झूठ बोला, और मिथ्या वाचन अलग, जो झूठ के झूठ पे झूठ बोल रहे थे वो अलग। इसके ऊपर क्यों नहीं बोले? ये अच्छा कैसे अच्छा स्पीकर अच्छा अच्छा पार्टी हुए? अच्छा, उसका जवाब तो राहुल गांधी ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिया। उन्होंने देखिए, बहुत सी बातें जबान पर नहीं लाई जाती, क्योंकि आप भी, हम पत्रकार हैं, आप समाज सेवी हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो कभी जबान पर नहीं लाई जाती। लेकिन राहुल गांधी ने एक कमाल किया, मोदी जी का जलवा बताने के लिए ये बता दिया कि जब हाथ मिला रहे थे स्पीकर, मुझसे तो ऐसे मिलाया और मोदी जी के साथ सर झुका करके मिलाया। तो एक तरह से उन्होंने स्पीकर को नंगा कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि आपकी हैसियत ये है कि ये कुर्सी अलग चीज है और आप अलग चीज हो। तो ये इस हद तक जब स्पीकर को वो टारगेट कर चुके, तो अब आपको क्या लगता है, स्पीकर उन्हें ठीक ठाक खैरियत से चलते रहने देंगे? कभी कोई मौका मिलेगा कुछ ना कुछ कर देंगे, आपको नहीं लगता? देखो, स्पीकर की तो जान अटकी हुई है, वो सामान्य बहुमत से भी उनकी कुर्सी जा सकती है, इसीलिए वो राहुल जी को बोलने दिया। मगर राहुल जी को बोलते बोलते 3 बार मोदी, 4 बार वो अमित शाह, राजनाथ सिंह झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। भैया नहीं दिया आपने पैसे, वो उसका उनका जो है अग्निवीर, उनका कोई सम्मान नहीं है आपके पास में। अग्निवीर के माध्यम से आपको बता देता हूँ, ये देशभक्त पार्टी की करतूत है कि पहाड़ पर लड़ाई, हमारी सारी जो लड़ाई होती है वो पहाड़ पर होती है, चाहे चाइना से हो चाहे पाकिस्तान से हो। चाइना की लड़ाई इक्विपमेंट से नहीं होती है। मगर हमने कोरोना काल में 1,80,000 का शॉर्टफॉल कर दिया हमारे सैनिकों में, पैसे बचाने के लिए। हम यानी पैसे बचा रहे थे, हमारे देश के पैसे बचा रहे थे। मगर मोदी जी अपने प्रगति मैदान में पैसे नहीं बचाते, भारत मंडपम में, सेंट्रल विस्टा में नहीं बचाते, अपने कार खरीदने में और एरोप्लेन खरीदने में पैसा नहीं बचाते, मगर अडानी और अंबानी को और अमेरिका को इंसानों पर खर्चा करने की मनाही कर रहे। ये दोनों, कि इंसानों पर खर्चा नहीं करना, इक्विपमेंट पर खर्चा करो। इसलिए हमारी सैनिक शक्ति में इक्विपमेंट ज्यादा आ रहे और हमारी सैन्य कटौती हो गई है। आपको पता है, इनकी जो स्कीम निकली थी अग्निवीर, उसमें 20 जवान आत्महत्या कर चुके हैं। अब ये 4 साल बाद जो लोग आएंगे, इनको तो कोई नौकरी नहीं होगी, वो कहीं जाके चौकीदारी करने के लिए उनको शर्म आएगी। तो ये दाऊद गैंग में या बिश्नोई गैंग में जाएंगे, भर्ती होंगे, नक्सलवाद या कुकी या मैतेई के सैन्यों में भर्ती होंगे, और उनको भर्ती कराने के लिए हमने इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी है। अब बात कर समझ लीजिए कितना खतरनाक हो रहा है गेम, कि और हमारे यहाँ उसमें की उसमें उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना था उस टाइम, अब तो मोदी जी कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम ये भी कहना था कि शायद आरएसएस जो है वो अपने मिलिटेंट्स तैयार करेगी या मुसलमानों के खिलाफ सेना तैयार करेगी, ये अग्निवीर उसमें काम आएंगे। इस तरह की बातें भी कही जाती रही हैं उस टाइम। मैंने ही बोला था, मगर अभी अगर सैनिक ये 4-5 साल और इनको ताकत से मिल जाते तो वो जरूर होता, क्योंकि वो हिटलर ने किया था, वो मुसोलिनी ने किया था, वही किया था उन्होंने, कि अमेरिका के और यूरोप के प्रेशर में सैन्य कटौती जब की थी, तो यानी मुक्त घूमने वाले जो ट्रेंड सैनिक थे उनको अपनी सेना में स्थापित करके और उनको एक कमीज दे दिया था कि ब्लैक कमीज वाले ये जो है ये इनके लोग हैं, और वो लूटपाट मचा दिए थे। तो अब हमारे यहाँ नक्सलवादियों में वही होंगे, आतंकवादियों में भी वही होंगे, हमारे यहाँ जो खालिस्तानी जिनको बोला जाता है,
जो खालिस्तानी करके जिन सरदारों को बदनाम किया जाता उनमें भी वही होंगे। और ये सारे सैनिक हम मुहैया करा रहे हैं उनको, भारत सरकार उनको दे रहा है। और ये क्यों कर रहे हैं मालूम है? हमारे पूर्व सैनिक अधिकारी जो मोटी तनख्वाह भी लेते थे और पेंशन भी ले रहे, उनको वेपन्स में दलाली चाहिए। और इनके इसमें जो हमारी ये सरकार गिर गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि जनरल बख्शी जैसा आदमी, ये सब दलाल है वेपन्स के। इनके जैसे जो लोग हैं जो भाजपा का बढ़ चढ़ के प्रचार भी कर रहे थे और समर्थन कर रहे थे, ये हथियारों की दलाली करते। और अमेरिका और बाकी देशों ने, फ्रांस जैसे देशों ने इनको पकड़ लिया और इन्होंने मोदी जी को सलाह दिया। आपको पता है मोदी जी सुनते हैं तो वो फिर उसका सर्वनाश हो जाए तब भी वो चिंता नहीं करते। तो मोदी जी ने जैसा नोटबंदी का किया था, मोदी जी ने इनकी सबकी सलाह मांगी और हमारी सैन्य कटौती कर दी और वेपन्स की खरीदी हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा होने लग गई है। अब जनरल बख्शी भाजपा के नाम से उंगलियां तोड़ रहे, चिल्ला रहे, तो भाजपा के लिए पूरी थूक उड़ते तक, पूरा गला सूखते तक चिल्लाते थे भाजपा के फेवर में। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे जीडीपी का 1.5% भी खर्चा सैनिकों पर नहीं हो रहा है। रशिया में 7% खर्चा हो रहा है, बाकी देश भी 2% से ज्यादा खर्चा करते हैं। और पहाड़ों पर लड़ने वाला हमारा देश, यहाँ सैनिकों की इस तरीके से कटाई हो रही है, कमी किया जा रहा है। तो इसका अभी क्या होगा? तो अग्निवीर का वापस लेना पड़ेगा। जैसे किसान बिल इन्होंने वापस लिए, ये जूते भी खाएंगे और पैच भी खाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। ये मुद्दा जन जन तक पहुंच चुका है। और मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो राहुल गांधी जी ने बोला रेस के घोड़े और बारात के घोड़े, तो ये रेस के और बारात के घोड़े। और बीजेपी ये ब्राह्मणवादी है, हिंदुत्ववादी नहीं। मैं 10 साल से बोल रहा हूँ, मेरी फेसबुक की पोस्ट भी है और मेरे वीडियो भी है कि आरएसएस ये ब्राह्मणवादी पार्टी है, हिंदुवादी नहीं है। ये हिंदुवादी संगठन नहीं होके ब्राह्मणवादी संगठन है। और ये बारात के घोड़े, मैं उस वक्त बोलता था कि बारात के घोड़े और रेस के घोड़ों में फर्क समझो। 10 साल बाद इनको समझ में आ रहा है कि ये अलग अलग है और उनको वो अलग करने का अभी प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ भी हो जाए, इनको इसके जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी कैसे कैसे झूठ बोलते थे, कैसे कैसे झूठ, वो सारे वीडियो अब आने लग गए। मतलब कितना प्रेशर था, आप देख लीजिए। दुमका की एक सभा में रविवार की इतवार की छुट्टी के बारे में, ईसाइयों का वहां यानी झारखंड में ईसाइयों का प्राबल्य है, तो हिंदुओं को उस्काने के लिए बोल रहे थे कि ईसाइयों के लिए ये इतवार की छुट्टी थी क्योंकि ईसाई प्रार्थना करते। ये भी भूल गए देश का इतिहास कि 10 जून 1890 को मेघाजी लोखंडे ने कामगारों को हक की छुट्टी दिलाने के खातिर अंग्रेजों से लड़ाई करके संडे की छुट्टी दिलाया था। वो ये भी भूल गए कि मुस्लिमों ने भारत पर 700 साल राज किया। ये बताते वक्त स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि इस्लाम तलवार की जोर पर 10% ही फैला होगा, मगर यहाँ शूद्र और अछूत लोगों को बराबरी पाने के लिए समता की आस में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये भी भूल गए, बहुत सारी चीजें भूल गए। आप देखिए कि 2G के वक्त ही चिल्ला रहे थे, जो चिल्ला रहे थे 2G के वक्त भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार। 1 पैसे में 1 सेकंड बोलने की इनको टेरिफ मिला था, 49 रुपए में इनको ये मिला था, पैकेज मिला था, इंटरनेट का पैकेज मिला था। अब ये 5G इतना महंगा बेच दिया तो इनके क्या टेरिफ हो गए, 35,000 करोड़ रुपए वसूल करेंगे जनता से। यानी अभी 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 इलेक्शन खत्म हुए और मोबाइल के जो है वो रिचार्ज अचानक बढ़ा दिए 20%। तो ये देखिए, जनता जब भी इलेक्शन होता है, ये देखिए बहुत ही दिलचस्प पहलू है ये। आम लोग जानते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते उनको बताना जरूरी है कि जब इलेक्शन मोड में जाती है सरकार तो बहुत सी चीजों के रेट बढ़ाने रोक देती है, जिसमें पेट्रोल डीजल खासतौर पर गैस और मुमकिन हो सकता है तो कम भी करती है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं दोबारा, उसके बाद वो रेट अचानक एकदम बढ़ते हैं, जैसे घोड़े की रेस के लिए घोड़े को छोड़ दिया गया हो। तो अब ये जो अंधभक्त थे, जो गोबर खाने के लिए तैयार और पेशाब पीने के लिए तैयार जो लोग थे, अब उनको जेब से पैसा निकाल के देना पड़ेगा, बेरोजगारी के बावजूद और महंगाई के बावजूद। जी, आप अपनी बात कीजिए। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, मोदी जी जो थे वो मुंह कई बाराखड़ी बोल रहे थे, मंगलसूत्र से लेके तो मुजरा तक आ गए थे। मोदी भक्त क्या बोल रहे थे, भाजपा का विरोध मतलब देशद्रोह।
भाजपा का नेता हिंदुत्व का ठेकेदार, भाजपा पर इल्जाम और यह हमला मतलब सनातन पर हमला, भाजपा के से सवाल मतलब ईडी, सीबीआई और आईटी का छापा, हम्म। भाजपा का हारना, हिंदुत्व का पतन, भाजपा की गलती, नया प्रयोग, भाजपा का सदस्य, ईमानदारी का पुतला और भाजपा का भक्त, देशभक्त। ये जो 12 गाड़ी भक्तों ने गढ़ी थी, अब ये उनके ऊपर आ पड़ी है। अब ये हाँ। सिद्ध करना इनको पड़ेगा कि भक्त तुम कैसे हो गए, भाजपा विरोधी देशद्रोही कैसे हो गए, हमारे रोजी रोटी का बात करने वाले हम कैसे देशद्रोही हो गए। इसका जवाब अभी भक्तों से नहीं बन रहा है। आप देख रहे हो भक्त दिन ब दिन, यानी टीवी एंकर भी देख रहे हो किस तरीके से कांग्रेस को और विरोधी पार्टियों को लिबरेज दे रही है, समय दे रही है। नहीं तो मिनट मिनट में टोक देते थे, कहीं कहीं किसी का भी कंप्लीट नहीं होने देते थे। एंकर ही बीजेपी का काम करती थी। बीजेपी का अगर कोई प्रतिनिधि नहीं है तो ये समझ लो कि बीजेपी का वो प्रतिनिधि है। आप बताइए, संघ विचारक, बीजेपी का प्रवक्ता, एंकर, ये सारे मिलके एक आदमी को गांठ लेते थे तो कांग्रेस का प्रतिनिधि अधिकृत नहीं रहता था, अधिकृत नहीं होता था। तो ऐसे किसी आदमी को पकड़ लेते थे जो कांग्रेस विचार का आदमी है और उसको गांठ के ये अपना उल्लू सीधा करने का काम करते थे। अब वही एंकर उलट गए हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया ये नहीं चलने वाला, हमारा हम्म। टीआरपी तो गिरेगा ही। आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे देश का 3 साल में जो हालत हो गई है वो 2019 और 24 की मैं कुछ तुलना करके दिखाता हूं आपको। और कितना डरा हुआ है मोदी कि उन्होंने 6 प्रोजेक्ट तो तुरंत सैंक्शन कर ही दिए। किसके? चंद्रबाबू नायडू के। तो 27 से 30 करोड़ रुपए तुरंत दे दिए, लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए खंड खंड में देने का उन्होंने वादा कर लिया। और उसमें 6 प्रोजेक्ट जो बनाए, उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, उसमें लल्लन सिंह, कुमार स्वामी, राम मोहन नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सारे हाई पावर कमेटी में डाल लिए। फटी हुई कहां तक है ये देख लो आप। और उन्होंने 2019 और 24 की तुलना करना है तो अंबानी का उस वक्त का एम्पायर था 4,29,000 करोड़ और 24 आते आते 9,94,000 करोड़ का एम्पायर बन गया। उसके बाद में अडानी का एम्पायर 1,31,000 करोड़ का था, अभी 8,77,000 करोड़ का बन गया। कितने गुना बढ़ गया देख लो। उसके बाद में सावित्री जिंदल का एम्पायर था 5.8 मिलियन, अभी 36 मिलियन हो गया, 36 बिलियन। ये उसका शिव नाडार का था 14.4 बिलियन, अभी हो गया 35 बिलियन डॉलर। और अजीम प्रेम जी का 7.2 बिलियन था, अभी 29 बिलियन डॉलर हो गया। और मार्केट कैप अंबानी का 10 लाख करोड़ से बढ़कर 21 लाख करोड़ हो गया। और LIC, SBI, सारी की सारी सरकारी कंपनियां ये गर्त में चली गई। कैसे बढ़ा? ये जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये 5 लाख करोड़ 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी करने की बात कर रहे हैं। किसकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करोगे? उनकी ना, कि जो आपके आपके चहेते लोग हैं। तो ये 5 लोगों का इतनी तेजी से बढ़ा, मात्र देश की सारी संपत्ति 27 लोगों के हाथ में देने का जो पाप मोदी जी ने किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये जवाब नायडू मांग रहे कि सबको तो तुमने दे दिया, अब ये अगर मुझे नहीं बोलना और तुम्हारी सरकार नहीं गिरानी है तो तुरंत मुझे 1 लाख करोड़ चाहिए। और आप बात समझो, 4 लाख करोड़ का देश का बजट है, उसका 20% अकेला आंध्र प्रदेश ले गया। यानी सरकार चलाने के शौक में, सरकार में रहने की कोशिश में मोदी जी ने पूरे देश के बजट का इतना बड़ा हिस्सा, 1/4 एक स्टेट को दे दिया। ये तो खुद बाकी स्टेट्स के साथ बड़ी नाइंसाफी है। और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडियन यूनियन है। ये सारे राज्यों के अपने हक हैं। अपना, अब से पहले ये शिकायत रही है कि जीएसटी का जो शेयर स्टेट्स का है वो नहीं मिल रहा है। तो ये आखिर अपनी जान बचाने के लिए और शायद हुकूमत से निकलने के बाद जेल जाने के डर से ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है ये? हुकूमत से चले गए तो ये सारे घोटाले सामने आएंगे। देखो कहां से घोटाला सामने आएगा, नोटबंदी घोटाले से शुरू हो जाएगा सारा का सारा मामला। नोटबंदी, जीएसटी, ये रामपथ, श्यामपथ, ये जितने रोड के, हाईवे के इतने घोटाले हैं, एयरपोर्ट के घोटाले हैं, ये सारे घोटाले आगे आएंगे। और फिर आपको कोरोना का आपको पता होगा पीएम फंड,
वो तो जेल में ही पहुंचा देगा, क्योंकि वह देश के साथ में धोखा है। 400 बीसी है। प्राइम मिनिस्टर फंड होते हुए आपने ये नया फंड निर्माण करके और पूरे दुनिया से पैसे लिया। पैसे कहाँ गए? हिसाब नहीं दे रहे हो आप। आपने जो खरीदा वो सब कंडम निकला। ऑक्सीजन खरीदा, कंडम निकला। वेंटिलेटर मशीन खरीदी, कंडम निकला। दवाई, आप बताइए कि जो दवाई का उत्पादक बोल रहा था कि मैं 17 रुपए में वैक्सीन दूंगा, वो 700 रुपए में वैक्सीन आपने क्यों खरीदा भाई? ये सारे घोटाले आगे नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे। जैसे नीतीश वाला यानी अगर इन्हें मौका मिले तो शमशान से भी कमीशन ले लें, मुर्दे के जलने के टाइम पर भी कमीशन ले लें। तकरीबन ऐसी हालत है, क्योंकि उस वक्त हमने जो देखा है शमशान घाटों पर किस तरह से गंगा के और जमुना के किनारे पर लाशें पड़ी हुई, बिखरी हुई नजर आ रही थी। ये सरकार उस वक्त भी कमीशन खा रही थी। ये बहुत ही अफसोसनाक, इनह्यूमन है, गैर इंसानी हरकत है। अच्छा, अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। तकरीबन आपको एक बात बता देता हूँ। हाँ। हमारे यहाँ जब मुर्दा जलता है, शमशान में ले जाते हैं हम मुर्दे को, उस वक्त सारे लोग गमगीन होते हैं। एक ही आदमी खुश होता है, कर्मकांड करने वाला। मगर दुर्भाग्य थे, इस देश ने कर्मकांडियों के हाथ में, जो आटा बेसन मांग कर खाते थे, उनके हाथ में राज्य सत्ता दे दी। ये पहले बोलते थे कि सरस्वती और लक्ष्मी एक जगह नहीं निवास कर सकते। अब ये दोनों उनके हाथ में हो गया तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सत्ता, संपत्ति और सरस्वती सब उनके पास में आ गई, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। देखो, ये इंडिया अलायंस लड़के लड़े नहीं लड़े, बीजेपी को हराना ये जनता ने काम किया है। कोई इंडिया अलायंस वगैरह नहीं लड़ रही थी, इनके पास पैसे भी नहीं थे, इनके पास में कोई नियोजन नहीं था। ये 5 साल उसके विरोध भी नहीं कर रहे थे। लास्ट मोमेंट में आके विरोध किया, वो कोई ज्यादा नहीं था। जनता ने हराया था, इस वक्त भी जनता ही हराएगी। अविनाश काकड़े जी, किसी तकनीकी वजह से आपसे और आगे बात नहीं हो पा रही। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि अविनाश काकड़े जी की जो बेबाक टिप्पणी है, जो वो बताते हैं, वो देश की आंखें खोलने के लिए बहुत काफी है। वो न सिर्फ आरएसएस बीजेपी की हकीकत बताते हैं, बल्कि जो अलायंस, जो अपोजिशन अलायंस है, उसमें भी कुछ अगर कमियां हैं तो उसके बारे में भी वो खुल करके अपनी बात रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इसी के साथ लेता हूं आपसे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।